नाज़रीन आदाब, मैं रदा खानम आपका खैर मकदम करती हूँ सियासत टीवी के स्पेशल प्रोग्राम रिव्यू ऑफ न्यूज़पेपर में। सियासत टीवी आपके लिए लेकर आया अखबार से रिलेटेड एक ऐसा प्रोग्राम जिसमें हम आपको आज के अखबारात की हम खबरों के बारे में बताएंगे। इसमें लोकल, नेशनल और इंटरनेशनल खबरों पर डिस्कशन करेंगे और आपको अहम खबरों की जानकारी भी देंगे। हम इस प्रोग्राम में हर ज़रूरी खबर पर रोशनी डालेंगे, चाहे वो लोकल हो, नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल। इस प्रोग्राम में हर खबर की तह तक जाएंगे, क्योंकि कुछ अखबार की सिर्फ सुर्खियां ही बनकर रह जाती हैं या टीवी पर 2 मिनट की न्यूज़ ही हो पाती है, लेकिन हम आपको उन खबरों के बारे में तफसील से बताएंगे। इसी के साथ हमारे साथी मौजूद हैं अशर यासिर, आपका खैर मकदम है। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं लोकल न्यूज़ से। तो इस वक्त बात करें लोकल न्यूज़ से, तो जैसा कि नाज़रीन आप जानते हैं, काफ़ी टाइम से जनगणना की समस्या यहाँ पर चलती आई है और सिर्फ यहाँ पर ही नहीं, पूरे देश में इस बात की मांग उठी है और कांग्रेस की तरफ से ज़्यादा ही मांग की गई है केंद्र सरकार को कि जल्द से जल्द जनगणना कराई जाए। और इसी को लेकर केंद्र सरकार ने कुछ दिन पहले ही फैसला लिया है कि वो जल्द ही जनगणना कराने वाली है और इसी के सिलसिले में आज तेलंगाना में आज से शुरुआत होने वाली है, जातीय जनगणना की शुरुआत होने वाली है और तेलंगाना ने आधिकारिक तौर पर अपनी व्यापक जातीय जनगणना आज से शुरू कर दी है। और इसी के सिलसिले में जो मंत्री हैं, पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री हैं पोन्नम प्रभाकर, उन्होंने आज से जेएचएमसी कार्यालय से इसकी शुरुआत कर दी है और इसका मूल उद्देश्य ये है कि कि राज्य भर के विभिन्न समुदायों और जाति जो विभिन्न समुदाय रहते हैं उनकी संपत्ति के बारे में ब्यौरा देना और किस समाज के कितने लोग हैं इस बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। और कल ही इसी बाबत कल जो है कांग्रेस के जो अध्यक्ष हैं, जो कांग्रेस के नेता हैं राहुल गांधी, वो भी इसी सिलसिले में आए थे और उन्होंने कहा था कि इस समय जो है जो तेलंगाना में जाति जनगणना होगी, कल से जिसकी शुरुआत होगी, हमारे लिए बहुत ही खुशी की बात है कि हमारा प्रदेश जनगणना कराने के लिए सक्षम है। और उन्होंने इसी सिलसिले में कहा कि ये सिर्फ जाति जनगणना नहीं है, बल्कि ये देश की शासन प्रणाली तय करेगी और ये देश की प्रगति को परिभाषित करने का एक मजबूत राजनीतिक साधन है। इसके बारे में आपका बिल्कुल, जिस तरह से कल राहुल गांधी तेलंगाना आए और राहुल गांधी तेलंगाना में इस पे काफ़ी सारी बातें की, उन्होंने कहा है कि भारत में एक अलग तरह का जातिगत भेदभाव है और ये संभवतः विश्व में सबसे खराब है। उन्होंने कहा है कि देश में 50% जो क्या बोलते हैं वो मिलता है आरक्षण, उसकी कृत्रिम बाधा को खत्म किया जाएगा। साथ ही राहुल गांधी ने मतलब जो यहाँ पे गवर्नमेंट है उसके साथ में जो अपना वो किया कल संबोधन, उसमें काफ़ी चीज़ों पे बात भी की। उन्होंने जो है जो क्या बोलते हैं इसमें जो चीज़ें और ऐड करनी है उसके बारे में बात की और कहीं ना कहीं इसमें और जो चीज़ें लोगों से पूछी जाएंगी, जिस तरह से उनसे सवालात किए जाएंगे उसके बारे में बात की। और ये भी मतलब जो आ रही खबरें उसमें ये भी कहा जा रहा है कि कांग्रेस जो सरकार है यहाँ पे, इसमें कुछ चीज़ें मतलब कोई नेता किस तरह के बयान दे रहे थे तो उस पर भी एक इंटरनल मीटिंग हुई है कि भाई इस तरह की चीज़ें ना करें आप, इस तरह की चीज़ें करने से कहीं ना कहीं हमारी सरकार का नाम खराब होगा। और इस तरह आपने यहाँ पे है बीआरएस और बीजेपी वो एक्टिव हो गई। वहीं बीजेपी पर भी सवाल उठा, उन्होंने कहा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आरोप लगाया है कि जातिगत जनगणना नहीं करा रहे हैं। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस समाज को बांटने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा था पीएम मोदी ने कि कांग्रेस जो है जातिगत जनगणना करा के कहीं ना कहीं समाज को बांटने की कोशिश करे। इस पर उन्होंने कहा है कि समाज को बांटने और समाज को तोड़ने के बारे में उनसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता है। जातिगत जनगणना काफ़ी समय से नहीं हुई है, जिसको होनी चाहिए थी। और कांग्रेस के हर एक उसमें जहाँ पे भी इलेक्शंस होते हैं वहाँ पे बात उठाई जाती है कि हम जातिगत जनगणना कराएंगे, हम देश में कराएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं कुछ ऐसी जातियाँ हैं जिनके बारे में लोग मतलब जो ज़्यादा वो नहीं होती उजागर, उस पर भी बात होगी। और फिर इसमें मतलब कुछ कॉलम्स ऐसे भी बनाए गए हैं जो कहीं ना कहीं अब जैसे यहाँ हो रही है तेलंगाना में, तो यहाँ की सरकार अलग कराएगी लेकिन केंद्र सरकार अलग कराएगी। तो इस वक्त जो है मतलब जिस तरह से केंद्र सरकार नेक्स्ट ईयर से कराना शुरू करेगी, 2026 में कंप्लीट करेगी, फिर 35 में 45 में इस तरह से होगी, जैसे पहले मतलब 11 में हुई थी 2001 में हुई थी इस तरह से। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये भी देखा जा रहा है कि जितने भी स्टेट्स हैं अगर वहाँ पे कांग्रेस की गवर्नमेंट आती है तो वहाँ पे जातिगत जनगणना हो सकती है। क्योंकि अभी जिस तरह से क्या बोलते हैं 2 राज्य में इलेक्शन चल रहे हैं, महाराष्ट्र और झारखंड,
यहाँ पे भी कांग्रेस का जो मेन मुद्दा है कांग्रेस का वो यही है कि हम अगर यहाँ पे आएंगे सबसे पहले जातिगत जनगणना कराएंगे, उसमें लोगों की जो क्या बोलते हैं, कहीं ना कहीं वो लोग जो हैं जो लोग इसमें नहीं आ पाते हैं जनगणना में, कुछ क्या बोलते हैं बरादरियाँ होती हैं जो नहीं आ पाती हैं, उनको भी लेकर आना है और उनको भी कहीं ना कहीं डेवलपमेंट की उस दुनिया में लेके जाना है जहाँ पे लोग आराम से नौकरी कर सके, खाना खा सके, उनके घर में बिजली आ सके, उनके घर के सामने की जो रोड है वो बन सके। तो इसका मेन उद्देश्य इसका मेन उद्देश्य यही है कि समाज में जितने भी लोग हैं, चाहे वो जिस भी बरादरी से हों, जिस भी जहाँ से भी हों, चाहे वो पिछड़ा हों, जो भी हों, हर एक तक बिजली, पानी, रोजी रोटी पहुँचनी बहुत ज़रूरी है। और इससे कहीं ना कहीं उन लोगों की एक जो क्या बोलते हैं जो वो होती संख्या वो भी वो होगी, बाहर आएगी कि हाँ इस समुदाय के, इस बरादरी के, इस जगह पे इतने लोग हैं। जी, जातिगत जनगणना जो हो रही है, चाहे वो पूरे केंद्र सरकार जिस तरह से करा रही है पूरे देश में, तो इससे बहुत ही फ़ायदा होगा बाकी जातियों को। जैसा कि मोदी जी हमेशा आदिवासी लोगों के लिए बहुत सारी वो बोलते हैं कि हम आदिवासियों के लिए ये काम करेंगे, लेकिन अगर ये जनगणना होती है तो उनके लिए बहुत ही फ़ायदा होगा, क्योंकि वो कहीं ना कहीं छिपे रहते हैं, कहीं ना कहीं एक जो पूरी जनता है, पूरे जो समुदाय हैं, उनसे कहीं ना कहीं दूर नज़र आते हैं। और जिस तरह से आपने बिजली और पानी की बात कही, वो कहीं ना कहीं इससे वंचित रह जाते हैं। अगर जनगणना होती है तो वो कहीं ना कहीं उसके दायरे में आ जाएंगे और इससे काफ़ी लोगों को फ़ायदा होगा। और जिस तरह से हमेशा से भाजपा सरकार इससे पीछे हटती चली आई है, तो कहीं ना कहीं इसमें विपक्ष ने जो उनके ऊपर जो भार डाला है, जो उन्होंने हमेशा उनको इस चीज़ के लिए बताया है, सुनाया है कि आप जनगणना कराइए, तो कहीं ना कहीं लोगों को इससे फ़ायदा होगा। तो वहीं पर बात करते हैं, कल मुस्लिम समुदाय के लिए खुशी की खबर सामने आई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट ने कल उत्तर प्रदेश बोर्ड ऑफ मदरसा एजुकेशन एक्ट 2024 की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखते हुए इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया है, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मदरसा बोर्ड को जो है असंवैधानिक बताते हुए दरकिनार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मदरसा जो बोर्ड में जो एजुकेशन दी जाती है वो कहीं ना कहीं बच्चों पर बुरा प्रभाव डालती है, कहीं ना कहीं उनको आतंकवादी बनाने की तरफ लेके जाती है। और इसके लिए जो राज्य भर की सरकारें हैं, जो भाजपा की सरकारें हैं, वो उनके लिए खड़ी रही हैं हमेशा से। उन्होंने कहा है कि मदरसे जो हैं बंद होने चाहिए, लेकिन कल सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है उससे मुस्लिम समुदाय में खुशी की लहर है। और उन्होंने जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने फैसला जो सुनाया, उन्होंने कहा है कि इससे किसी को कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि इसमें बच्चे पढ़ेंगे और उनको अच्छी शिक्षा मिलेगी। बिल्कुल, जिस तरह से कल जब ये फैसला आया उसके बाद यूपी में समाजवादी पार्टी ने भी इस पर प्रतिक्रिया दी है और भी कई लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया दी और ये कहा है कि ये कहीं ना कहीं एक बहुत अच्छा फैसला है सुप्रीम कोर्ट का। वहीं आपको बता दें कि यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट साल 2004 में बनाया गया था। इसके तहत ही मदरसा बोर्ड का वो हुआ था, गठन हुआ था। वहीं मतलब जो मदरसे में तालीम होती है और जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये किया गया था, ताकि वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें ना हों जिस तरह के इल्ज़ाम लगाए जा रहे थे। और यूपी में कुल जो है क्या बोलते हैं वहाँ पे क्या बोलते हैं बहुत ज़्यादा तादाद में वो हैं मदरसे हैं जी। और उसमें से 16,000 जो है वो हैं उसमें रजिस्टर्ड हैं बोर्ड में, और जो बाकी जो हैं वो कहीं ना कहीं रजिस्टर्ड नहीं है। तो इसी को लेकर के इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इस पर रोक लगनी चाहिए, इसको नहीं होना चाहिए, और इसमें जो है इसके जो बच्चे जो पढ़ रहे हैं इसमें वो कहीं ना कहीं मतलब जो वहाँ के स्कूल हैं, स्थानीय स्कूल, उसमें उनको ट्रांसफ़र करना चाहिए। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर पहले भी मना कर दिया था, इस पर रोक लगा दी थी, लेकिन अब फिर से जो है इस पे जब कल वो हुई क्या बोलते हैं कार्रवाई, तो उस पर रोक लगाई गई है। और ये कहीं ना कहीं देखा जा रहा है इसमें कि यूपी की जो योगी सरकार है उसको एक झटका लगा है, क्योंकि यूपी की योगी सरकार के काफ़ी जो मंत्री हैं, काफ़ी नेता हैं, उन्होंने इस पे बहुत खुले तौर पे बात की थी जब वहाँ की कोर्ट ने इस पे रोक लगाई थी, जिसमें कहा गया था कि इसको जो है आप कहीं और ट्रांसफ़र कर दें। इससे ही देखा जा रहा है कि यहाँ पे जो है अब कहीं ना कहीं यूपी की योगी सरकार है उसको एक झटका लगा है, और उस झटके की वजह से और मतलब आप देख रहे हैं जिस तरह से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं, जिस तरह से बटो कटोके के बयान देते हैं, उससे भी कहीं ना कहीं यही जाहिर होता है कि ये एक समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। और जिस तरह से
इन पे मतलब क्या बोलते हैं, जिस तरह से जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं बच्चे, उन पे टारगेट किया जाता है बीजेपी की तरफ से कि ये बच्चे जो हैं कहीं ना कहीं आतंकवादी बन रहे हैं, ये बच्चों को क्या तालीम दी जाती है, ऐसा दिया जाता है। तो ये सब चीज़ें उनके माइंड में बैठी हुई हैं बीजेपी वालों को। वहीं जब सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ दिन पहले कहा था कि आप जिस तरह मदरसे की बात कर रहे हैं उस तरह आप किसी उसकी बात नहीं करते, गुरुकुल की। गुरुकुल में क्या तालीम दी जाती है, मठ में जो तालीम दी जाती है उसमें क्या मतलब उसमें क्या क्या चीज़ें नहीं, उस पर बात नहीं करते। उस पर भी सवाल उठाएंगे? बिल्कुल, क्या आप उस पर भी सवाल उठाएंगे? तो कहीं ना कहीं देखा जाए सुप्रीम कोर्ट का ये जो कल फैसला आया है ये बहुत ही मतलब वहाँ के लोगों के लिए बहुत सराहनीय है कि वो लोग बहुत खुश हैं वहाँ पे। और वहाँ के कई ऐसे मौलाना हैं और कई ऐसे बड़े मदरसे हैं जिनके जो क्या बोलते हैं वो होते हैं वहाँ के जो होते हैं प्रिंसिपल, उनकी भी बयान सामने आए हैं कि भाई इसमें जो है ये जो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये जो बोला है ये बहुत सही चीज़ है और इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए राजनीति। अब राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन अब वहाँ पे समाजवादी पार्टी काफ़ी समय से इसके साथ खड़ी थी, मदरसा बोर्ड के साथ, और उन्होंने ये बोला भी था कि भाई ये ऐसी नहीं होनी चाहिए चीज़ें। अब जब इसका फैसला है तो कल समाजवादी पार्टी ने खुले तौर पर बोला कि ये सराहनीय फैसला है, ये स्वागत योग्य फैसला है और इस तरह के फैसले आने चाहिए। लेकिन वही सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई हैं उन्होंने ये भी कहा था 2 दिन पहले कि सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला सुनाती है जो किसी के पक्ष में होता है तो उसके बारे में बोला जाता है कि हाँ भाई ये बहुत अच्छा फैसला था, लेकिन वहीं कुछ फैसले ऐसे भी सुनाती है जो आपके पक्ष में नहीं जाते हैं, वो कहीं ना कहीं जो सत्ता है उसके पक्ष में जा रहे होते हैं, तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बाइज्ड है जी। अब वो रिटायर होने वाले हैं, उससे पहले उन्होंने कुछ ऐसे काम कर दिए जिसके बाद उनका नाम कहीं ना कहीं लोगों की ज़बान पे तो रहेगा ही। जी, आपने सीजेआई की बात की। जो सीजेआई हैं चंद्रचूड़, वो हमेशा से नहीं, जब से उन्होंने मोदी जी से मुलाकात की है, जब से मोदी जी उनके घर पर आए हैं, तब से उन पर कहीं ना कहीं सवाल उठते रहे हैं कि क्या वो आने वाले समय में उनकी पार्टी ज्वाइन करेंगे। विपक्षी पार्टियों की तरफ से ये कहा गया है और इसी पर जवाब देते हुए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है। उन्होंने कहा कि मैं ए से अर्नब और जेड से जुबैर तक को ज़मानत दे चुका हूं और उन्होंने कहा ये मेरी फिलॉसफी है। तो उन्होंने कहीं ना कहीं समझाने की कोशिश की है कि मैं किसी एक समुदाय से को जो है लेकर टारगेट नहीं कर रहा हूं या मैं किसी पार्टी से नहीं जुड़ा हुआ हूं। और उन्होंने ये साफ तौर पर कुछ दिन पहले भी कहा था कि ये मेरा काम नहीं है कि मैं किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हूँ। उन्होंने ये भी कहा था कि राज्य भर की जो सरकारें हैं वो हमें पैसा देती हैं हमारे लिए, क्योंकि बजट देती हैं, तो कहीं ना कहीं उनसे हमें बात करनी पड़ती है। इसका ये मतलब नहीं कि मैं किसी पार्टी से जुड़ने जा रहा हूँ। बिल्कुल, जिस तरह से जब वो गए थे गणेश चतुर्थी पे जी। तो जितनी भी विपक्षी पार्टियां उन सब ने आवाज़ उठाई थी। उन्होंने कहा था कि हम मिलने क्यों गए हैं, वो मिलने क्यों गए, क्योंकि ये होने वाले हैं रिटायर 10 तारीख को, अब फिर 11 तारीख से नए सीजेआई आएंगे। इस बीच जब किसी का कार्यकाल ख़त्म हो रहा होता है उसके पास इस तरह से कोई अगर पॉलिटिशियन जाता है, वो तो खैर देश के प्रधानमंत्री जो गए थे, तो उस पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान खड़ा हो जाता है कि भाई आप क्यों गए मिलने के लिए। और फिर आप अब जाहिर है कि नरेंद्र मोदी जी मिलने जा रहे हैं तो कैमरा वगैरह मीडिया तो वहाँ सामने हो गई, अब ये चीज़ें सामने आ गई हैं। उसके बाद उनको जब से आज तक यही सफाई देनी पड़ रही है कि भाई हमारा मसला कुछ और था, हम वो इस वजह से नहीं गए थे। अब ये भी देखा जा रहा है कि कुछ ऐसे सीजेआई थे जिनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया गया, तो अब इन पे भी लोगों का यही था कि भाई आपको भी बनाया जा सकता है, क्योंकि आपने भी कुछ फैसले ऐसे दिए हैं जिस तरह से जो जनता के पक्ष में नहीं है, जो सिर्फ एक पार्टी के पक्ष में है। और जिस तरह से उमर खालिद का मामला कल उठाया गया था कि भाई ए से जेड के दरमियान बीच में यू भी आता है, तो यू से उमर खालिद आता है, उसको जमानत नहीं दी गई, एस भी आता है। और लेकिन इस पे फिर उन्होंने जो एक वो किया था, इंटरव्यू किसी ने किया था, तो इस पर उन्होंने गोल घुमा दिया। उन्होंने कहा है कि कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जो मीडिया ज़्यादा हाइप करती है, उसकी वजह से हम लोगों पे ज़्यादा वो हो जाता है, मतलब हम लोगों को बुरा दिखाया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने जब बोला कि हम जब से हमने 20,000 से ज़्यादा ज़मानत पे काम किया है, लेकिन उसमें यू शब्द गायब हो गया था। यू शब्द पे जब भी ज़मानत की अर्जी जाती थी तो उसको दिल्ली हाई कोर्ट भेज देते थे, दिल्ली हाई कोर्ट वाले फिर सुप्रीम कोर्ट भेजते हैं। तो अभी यही चल रहा है, आप तारीख ही चल रही है, उनको ज़मानत नहीं मिल रही। और ज़मानत अब उनका क्या जुर्म है ये भी सीजेआई खुल के नहीं बता पाए कि उन्होंने क्या किया था, किस वजह से उनको अंदर रखा गया, या किसका प्रेशर है ये भी नहीं बताया उन्होंने, और ये बताएंगे भी नहीं वो, लेकिन जुर्म क्या है ये तो आप बता सकते हैं। अब इन सब चीज़ों पे ही सीजेआई को लेके कहीं ना कहीं लोगों का जो वो है एक विश्वास है वो टूटता हुआ नज़र आ रहा है कि भाई आप उमर खालिद, शर्जील इमाम और भी कई लोग ऐसे, शाहरुख वगैरह, गुलफिशा,
इन लोगों को भी आप जो है जमानत दीजिए। इनका क्या कसूर था वहाँ पे? शजील इमाम जो हैं या फिर ये जो क्या बोलते हैं उमर खालिद हैं, इन लोगों ने संविधान को बचाने के लिए संविधानिक जो चीज़ें हैं उस पर बात की थी, उसके दायरे में उसके दायरे में रह के बात की थी। लेकिन मतलब उनको अरेस्ट कर लिया गया और 1500 से ज़्यादा दिन आई थिंक हो गए हैं, वो अभी तक अरेस्ट ही हैं, उनको बाहर मतलब ज़मानत मिल ही नहीं रही है। तो इस पे कहीं ना कहीं हमारी जो कोर्ट है या सीजीआई हैं, उन पे एक सवालिया निशान पैदा होता है कि भाई आप उनको ज़मानत क्यों नहीं दे रहे। उनको ज़मानत देते समय आप जो हैं उनको वहाँ भेज देते हैं दिल्ली हाई कोर्ट जी। लेकिन और भी ऐसे कई सारे केसेस होते हैं, जैसे एसे अर्नब का जिक्र किया उन्होंने। एसे अर्नब रात में क्या बोलते हैं अरेस्ट हुआ, उसको फ़ौरन ही काम हो गया था उसका। लेकिन इस तरह से अगर काम करना है तो आप सबके साथ इसी तरह का काम कीजिए। लेकिन अब कुछ चीज़ें दबाव भी होता है, कुछ चीज़ें अपने हिसाब से होती हैं, तो ये फिर अब इस पे अगर जाएंगे तो बहुत लंबी बहस हो जाएगी। और जब भी अदलिया की बात आती है तो उस पर बहुत ही सोच समझ के बोलना होता है, क्योंकि अदलिया कहीं ना कहीं हर चीज़ में ऊपर है। और इन्हीं के उसमें कहीं ना कहीं अदालत की वो जो पट्टी थी वो भी हटाई गई जी। तो ये भी काफ़ी याद रखा जाएगा कि इन चीज़ों इनके उसमें काफ़ी टेनवर में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हुई हैं जिनको हिंदुस्तान की जब हिस्ट्री लिखी जाएगी तो उसमें ऐड किया जाए। जी जी, सीजीआई का नाम सिर्फ पट्टी हटाने के लिए सामने आएगा। और आपने अर्नब, उन्होंने जो अर्नब की बात की है, आपने भी जो अर्नब की बात की, तो ऐसे अनुराग ठाकुर भी आते हैं, कैसे कपिल मिश्रा भी आते हैं, उनके ऊपर कभी कार्रवाई नहीं हुई। या अरविंद केजरीवाल जो लिकर स्कैम में गए थे, के कविता लिकर स्कैम में गई थी, या बाकी भी जो नेता होते हैं वो कुछ टाइम के बाद जमानत पर बाहर आ जाते हैं, उनको बेल भी मिल जाती है। लेकिन वही एक समुदाय से, एक खास समुदाय से जुड़ा हुआ इंसान अगर जेल में जाता है तो उसको कोई भी जमानत नहीं मिल पाती है। जैसा कि बिल्किस बानो के केस में देख लीजिए, बिल्कुल बिल्किस बानो के केस में थे। एक मिनट रोक रहा हूँ मैं। बिल्किस बानो के केस में ये बोला गया कि भाई हमें गृह मंत्रालय की तरफ से प्रेशर था, इस वजह से हमने छोड़ा। तो अब आप ये सोचिए कि गृह मंत्रालय की तरफ से नोटिस आया था तो उनको छोड़ा गया था। अब गुजरात में इलेक्शन थे, उनको अपनी सत्ता डगमगाती हुई नजर आ रही थी, क्योंकि वहाँ पे अरविंद केजरीवाल भी जा चुके थे। अरविंद केजरीवाल के जाने से वहाँ पे कांग्रेस को ही नुकसान हुआ, लेकिन फिर भी उनको अपनी क्या बोलते हैं जो वहाँ के चीफ मिनिस्टर की कुर्सी थी वो हल्की सी ट्रबल में नज़र आ रही थी, तो उन्होंने उन लोगों को छोड़ दिया। और वो जो छोड़े गए थे रेपिस्ट, उन लोगों ने जाके प्रचार भी किया है। मतलब आप बीजेपी की ये देखिए कि बीजेपी एक तरफ कहती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, वहीं दूसरी तरफ जो लोग एक क्या बोलते हैं एक औरत का रेप करते हैं और भी काफ़ी चीज़ें उसमें हुई थी, वो सब करते हैं, उसके बाद उन लोगों को छोड़ा जाता है। और छोड़ा जाता है फिर वो बीजेपी के ही नेता के लिए प्रचार करते हैं जो कैंडिडेट है। तो इससे आप उनकी मेंटेलिटी जान सकते हैं। और ये सब गृह मंत्रालय के कहने पे हुआ है, ये कोई कोर्ट ने या जब इसमें अर्जी डाली गई सीबीआई ने बोला था कि हाँ भाई ये कोर्ट के उसमें हुआ, कोर्ट ने प्रेशर दिया था। इसी तरह से और भी केसेस सामने आते, जिस तरह से अभी राम रहीम वाला केस सामने आया था। हरियाणा में चुनाव होने वाला था, राम रहीम को बाहर कर दिया। राम रहीम बाहर आता है, वो अपने लोगों से कहता है कि भाई बीजेपी के पक्ष में वोट करो, और वो बीजेपी वहाँ सरकार बना लेती है, क्योंकि लोगों को इतना विश्वास है उन लोगों पे। हालांकि ये लोग रेपिस्ट हैं, इन पे जुर्म हो गया है, साबित हो गया, उसके बावजूद लोगों की जो अंधभक्ति है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को पीछे भी ले जा सकती है। क्योंकि जब आप इन सब चीज़ों में पड़े रहते हैं और आप देख रहे हैं कि एक इंसान है जिस पे इतने सारे केसेस हैं और वो केसेस को झूठे नहीं लगे हैं, वो केसेस सबूत के तौर पे चीज़ें सब सामने आ चुकी हैं, उसको सज़ा हो गई है, उसके बावजूद भी आप इतना अगर उसके लिए मान सम्मान रखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अपने आप को बहुत ही अलग सोचने लगेगा। और फिर गवर्नमेंट को भी मतलब कहीं ना कहीं जैसे लोगों से जो है वो होता है, फ़ायदा होता है। अब क्योंकि उसके मानने वाले बहुत हैं, तो अब उसको वो बाहर आया, उसने लोगों से अपील की कि भाई बीजेपी को वोट कीजिएगा, तो बीजेपी जीत गई वहाँ पे, उसको मानने वाले बहुत हैं, तो इससे बहुत फ़ायदा होता है गवर्नमेंट को भी। अब ये होता है कि वो किस तरफ है, वो कांग्रेस की तरफ है या वो बीजेपी की तरफ है। तो बाहर आया तो जाहिर है बीजेपी की तरफ होगा, तभी वो बाहर आया। जी, आपने अंधभक्ति की बात की। देखिए जो जनता है वो कहीं ना कहीं हमसे सीख कर ही जाती है।
बिल्कुल। हम एक संवैधानिक पोस्ट पर बैठे हुए हैं, लोग हमें देख रहे हैं, लोग हमसे सीखने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम कुछ ऐसा काम करते हैं तो जाहिर सी बात है कि वो भी हमसे ये चीज़ सीखेंगे। और कहीं ना कहीं ये नेता जो है ये चीज़ जो है जानबूझकर करते हैं कि उनको इस चीज़ में डालते हैं कि हाँ उनका वहाँ से काम निकल सके। जैसे कि वो बाबाओं को आपने देखा होगा कि अगर कहीं भी चुनाव होने वाले होते हैं तो कोई भी एक राजनीतिक जो नेता होता है वो किसी बाबा के दरबार में पहुंच जाता है। जैसा कि हमने कांग्रेस के एक नेता थे कमलनाथ, उनको भी देखा था कि वो धीरेन्द्र शास्त्री के चरणों में एक टाइम पर गिरे हुए और थे। धीरेन्द्र शास्त्री वो एक बाबा ऐसा है जो बोल रहा था कि इसको हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जी। और कांग्रेस हिंदू राष्ट्र के विरोध में है। कांग्रेस का जो है वो कहना है कि हम संवैधानिक हिसाब से काम कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बन सकता है। और आप ही के लीडर जाके उनके चरणों में बैठ रहे हैं, उनके चरण छू रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी अपने लीडर से ये बोलना चाहिए कि भाई जो काम करो उस पर अटल रहो। जो हमने बोला है वो आप करें। जिस तरह से अभी जब मध्य प्रदेश के इलेक्शंस हो रहे थे उसमें बोला गया था कि इंडिया गठबंधन, सॉरी ये जो अभी हुए थे इलेक्शन लोकसभा के, इसमें बोला गया था इंडिया गठबंधन के कोई भी नेता ऐसे नहीं है जो कुछ चैनल्स के नाम बताए थे उनके साथ इंटरव्यू नहीं करेंगे। लेकिन कमलनाथ ने इंटरव्यू किया है, कैसी एंकर है उनके साथ। उसके बाद भी कमलनाथ पे आवाज़ उठी थी, कमलनाथ के खिलाफ विरोध हुआ था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कुछ कांग्रेस में ऐसे लीडर्स हैं जो चाहते हैं कि ये कांग्रेस हमारी है और हम जो करेंगे वो सही है। और अगर वो जीत जाते हैं वो कहते हैं कि नहीं मुख्यमंत्री हम ही बनेंगे और ना कोई नहीं बनेगा फिर। इस वजह से ही कांग्रेस कहीं ना कहीं कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे राजस्थान है, मध्य प्रदेश है और भी कुछ ऐसे राज्य जहाँ पे कांग्रेस साइड में हो गई है। अभी हरियाणा का आप देख लें, हरियाणा में भी यही हाल हुआ है। हुड्डा वाला केस जो हुआ था उसमें भी हुड्डा चाह रहे थे कि हम बने। भाई आप सीनियर हो गए हैं, आप ठीक है आपको एक अच्छी पोस्ट दी जा सकती है, लेकिन आप मतलब कांग्रेस का जो आला कमान है उसको सख्त होना चाहिए इस पे। बिल्कुल। जैसे कि आपने बोला गुरमीत राम रहीम का जिक्र किया था, अभी फिर से जो है चुनाव होने वाले हैं। लोग जो हैं इन बाबाओं के चक्कर में पड़कर ऐसा लगता है कि इन बाबाओं के एक काम पर लगा दिया गया है कि आप जनता को अपनी तरफ खींचिए और जनता को अपनी तरफ खींच के कहीं ना कहीं भाजपा के हित में वोट करने की अपील कीजिए, जैसा कि हर नेता करता है। अभी धीरेन्द्र शास्त्री जो है बहुत एक्टिव हैं, वो भी हिंदू राष्ट्र बनाने की बात करते हैं। अभी जो दिवाली हुई थी उस पर भी उन्होंने कई बयान दिए थे। उन्होंने बकरीद पर भी बयान दिए थे कि आप बकरे काटने बंद कर दीजिए, वो पैसा गरीबों को दे दीजिए। आप बकरे क्यों काटते हैं, आप हमारे धर्म के बीच में ना आए, क्योंकि हम तो पटाखे जलाएंगे, उससे चाहे कुछ भी हो। तो कहीं ना कहीं वो जनता को एक गुमराह करने की कोशिश करते हैं। विधानसभा चुनाव दो राज्यों में होने वाले हैं, महाराष्ट्र और झारखंड। तो वहां पर देखा जाएगा कि किस तरीके से पार्टियां किस तरीके से बयान देती हैं, भाषण देती हैं। जैसा कि हमने कल भी देखा कि महाराष्ट्र में जो है अभी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पर तो एमआईएम की भी वहाँ पर एंट्री हो चुकी है। सभी लोग जानते हैं वहाँ पर एमआईएम ने अपने 16 कैंडिडेट को खड़ा किया है, जिसमें से 14 मुस्लिम और 4 दलित है। तो वहीं पर जो एमआईएम के प्रमुख हैं असदुद्दीन ओवैसी, उनके भाई कल अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ पर एक चुनावी प्रचार करने के लिए गए थे और वहाँ पर उनको सिर्फ 1 घंटे का समय दिया गया था। 10 बजे से उनका जो समय था, तो वहाँ पर 9:45 पर उन्होंने कहा कि अभी रुक जाइए क्योंकि हमारे पास अभी 15 मिनट हैं। या सिर्फ जैसा कि उन्होंने कुछ टाइम पहले 2012 में एक बयान दिया था, 15 मिनट वाला भाषण जो दिया था, उन्होंने कहा था कि 15 मिनट हमें दे दीजिए, हम आपको अपनी ताकत बता देंगे। तो उस पर देखा जाएगा आने वाले समय में कि जैसा कि चुनावी माहौल चल रहा है, जाहिर सी बात है हर पार्टी एक दूसरे पर तंज करने के लिए एकदम तैयार बैठी रहती है कि किसी के मुंह से कुछ निकले, हम उसको जो है बात का बतंगड़ बना के पेश करें। और हालांकि ये चीज़ सही नहीं है जिस तरह से ये नेता बयान देते हैं और जिस तरीके से उन्होंने कल जो बयान दिया है अकबरुद्दीन ओवैसी ने, तो उन पर कहीं ना कहीं बात खड़ी होगी, तंज किए जाएंगे और बात को बढ़ाया जाएगा। लेकिन देखा जाए वहीं पर दूसरी तरफ भाजपा के ही कुछ नेता ऐसे बयान देते हैं। गिरिराज सिंह हो गए, असम की जो मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, वो भी इस तरीके के अनर्गल बयान हमेशा देते रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने ही कल झारखंड में जाकर एक ऐसा बयान दिया है जिससे कहीं ना कहीं दो समुदायों के बीच में आपसी खड़पच हो सकती है, एक नफरत हो सकती है। नफरत तो ऑलरेडी फैल ही चुकी है जब से भाजपा सरकार आई है देश में। वो धीरे धीरे ऐसा लगता है कि स्लो पॉइजन जैसा काम कर रहे हैं, लोगों के बीच में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। लोग इस तरह से हो गए हैं कि वो एक दूसरे की जान लेने के लिए उतारू बैठे हुए हैं। देखिए जिस तरह से इस वक्त देश में चुनाव चल रहे हैं, 2 राज्यों में चुनाव चल रहे हैं, कुछ राज्यों में बाईपोल चल रहा है जी। इसमें हर एक पार्टी चाह रही कि हम जीतें,
हर एक का ये रहता है कि भाई हम जीतेंगे तो हमारी पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ करेगी। इसी तरह से असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी MIM भी महाराष्ट्र में उन्होंने 16 उम्मीदवार उतारे, उसमें से 4 दलित हैं, 12 मुस्लिम हैं, तो कहीं ना 16 उम्मीदवार उतारे हैं, 4 जो हैं दलित हैं और 12 जो हैं वो मुस्लिम हैं। वो जय भीम जय मीम के नारे के हिसाब से वहाँ चुनाव लड़ रहे हैं। इसी बीच जो है कल अकबरुद्दीन ओवैसी वहाँ गए, उन्होंने जो आपने अभी बोला कि बयान दिया, तो ये कहीं ना कहीं जब आप देखिए कि यहाँ पे नवनीत राणा जब आई थी क्या बोलते हैं माधवी लता का प्रचार करने के लिए, तो उन्होंने भी इसी तरह का एक बयान दिया था जी। लेकिन क्या उन पे कोई कार्रवाई हुई है? क्या राजा सिंह पे कोई कार्रवाई हुई है? क्या यहाँ पे बंडी संजय पे कोई कार्रवाई हुई? उसने भी बहुत उल्टे सीधे बयान दिए हैं। लेकिन बात अगर मुसलमान की आती है, कोई मुस्लिम लीडर ऐसा कह रहा है तो उस पर कार्रवाई बहुत जल्दी हो जाती है। अभी आप देखिए जिस तरह से संसद भवन में दानिश अली को जिसने उल्टा सीधा कहा था, उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई थी। उसकी जो उसके खिलाफ जब बोलने के लिए गए लोग, तो वहाँ के जो स्पीकर हैं ओम बिरला, उन्होंने कहा कि नहीं ये कार्रवाई हमने जो है अपने उससे हटा दी है। बस इतना कह के ख़त्म हो गई बात। अब जब ये क्या बोलते हैं MIM के जो लीडर हैं वो जब इस तरह के बयान देते हैं तो उस पर भी मैं कहता हूँ बयान नहीं देने चाहिए ऐसे, लेकिन अगर कार्रवाई हो तो आपको सबको बराबर रख करके करना है। वहीं अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि आजकल देश में जो है नाम बदलने का बहुत बड़ा रिवाज चल रहा है। हर पार्टी मतलब जहाँ जहाँ BJP है वहाँ के जो CM हैं वो अपनी अपनी जगहों के नाम बदल रहे हैं। अब उन्होंने कहा है कि नाम बदलने से क्या लोगों को रोजी रोटी मिल जाएगी? क्या लोगों को क्या बोलते हैं पानी मिल जाएगा जी? क्या जो किसान जो है आत्महत्या कर रहे हैं उनको जो है मतलब कहीं ना कहीं वो बंद हो जाएगी? क्या लोगों के घर के बाहर जो सड़कें नहीं, क्या वो सड़कें बन जाएंगी जी? अगर आपको नाम बदलने से इतने फायदे अगर किसी को हो रहे हैं तो आप जरूर नाम बदलिए। लेकिन अगर नाम बदलने से कोई भी फायदा नहीं हो रहा तो नाम बदलने से कोई मतलब नाम बदलने से कहीं ना कहीं आपकी जो पैसा है वही जाया होता है जी। बिल्कुल। साथ ही उन्होंने कहा है कि योगी आदित्यनाथ कहते हैं बटोगे तो कटोगे। उन्होंने कहा है कि देश में मुसलमान को लिंच किया जा रहा है, कभी बीफ के नाम पे, कभी टोपी पहनने के नाम पे, कभी किसी चीज़ पे लिंच किया जा रहा है, तो बांटने और काटने वाले यही लोग हैं। अब ये लोग अगर इस तरह के बयान नहीं देंगे, ये लोग अगर नहीं मतलब ये लोग BJP वाले आप देखिए इस वक्त जो हैं काफ़ी उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। चाहे वो आपने जिक्र किया गिरिराज सिंह हो या और भी कई ऐसे लीडर्स हैं जो उल्टे सीधे बयान देते हैं। योगी आदित्यनाथ खुद उल्टे सीधे बयान देते हैं, असम के CM हेमंत बिस्वा शर्मा खुद उल्टे सीधे बयान देते हैं। उन पे कोई क्यों नहीं बोलता है? उनके किसी बयान को ये नहीं कहा जाता है कि ये जो है विवादित बयान है। उनके बयान को ये कहा, आप देखेंगे कहीं भी हेडलाइन में ये कहा जाता है कि उन्होंने एक बड़ा बयान दिया जी। कभी ये विवादित बयान का जिक्र मतलब जो वर्ड है ये नहीं ऐड किया जाता उसमें। तो कहीं ना कहीं हमारे देश की जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी उसी मेंटलिटी के हिसाब से अपना काम करती है, उसी मेंटलिटी के हिसाब से अपने थंबनेल लगाती है, उसी मेंटलिटी के हिसाब से अपनी जो नीचे वो लाइंस होती हैं वो चलाती है कि उन पे कोई आंच नहीं आनी चाहिए। मतलब हम उनको सेव कर रहे हैं, हम जो हैं कहीं ना कहीं उन लोगों को सेव कर रहे हैं जो सत्ता में है। इसी बीच अभी कल राहुल कंवर ने एक ट्वीट किया था कि भाई जो वहाँ के अमेरिका के जो न्यूज़ चैनल्स हैं वो कुछ न्यूज़ चैनल्स तो बिल्कुल ही क्या बोलते हैं ट्रम्प के पक्ष में काम कर रहे हैं और कुछ न्यूज़ चैनल बिल्कुल ही कमला हैरिस के पक्ष में काम कर रहे हैं। इस पर भी कई चीज़ें हुई थी, इस पर भी कई लोगों ने ट्वीट किया था, कई लोगों ने उनके वीडियो ट्वीट किए थे कि जब BJP जो है स्लो जा रही थी हरियाणा में तो राहुल कंवर की बात करने का तरीका अलग था, और जब हरियाणा में BJP जो है कहीं ना कहीं बहुमत के आंकड़े करीब पहुँच गई तो राहुल कंवर की बात करने का जो वो था तरीका वो अलग था, और जो क्या बोलते शब्दों की अदायगी होती वो भी अलग थी उससे पहले, और जब वो आ गए तो उसके बाद अलग हो गई। जिस तरह से यहाँ पे 2024 के लोकसभा चुनाव हुए थे उस दौरान भी कुछ मीडिया चैनल्स में ये भी देखने को मिला था कि भाई आप विपक्ष की बात मत कीजिए, विपक्ष तो कुछ है नहीं। लेकिन जब वहीं विपक्ष जो है एक अच्छी तादाद में वहाँ पहुँचा इंडिया गठबंधन तो उनकी बोलती बंद हुई है, और अब वो लोग जो है कहीं ना कहीं हर वक्त जो है विपक्ष के बारे में ही बात करते हैं।
बात करते हैं, भले वो किसी और पर्सपेक्टिव से बात करते हों, लेकिन बात करते हैं। मतलब इसका ये है कि विपक्ष है। अब जिस तरह से अमेरिका में चुनाव हो रहे हैं, क्या बोलते हैं, कमला हैरिस और ट्रम्प के दरमियान। अब अगर कोई चैनल ऐसा होगा, क्योंकि ट्रम्प भी कुछ खास अच्छे तो हैं नहीं, उन्होंने भी कुछ ऐसे ऐसे बयानात दिए हैं जिसपे कहीं ना कहीं वहाँ के लोगों से नाराज़ हैं। वहीं कमला हैरिस का भी कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे वहाँ के लोग नाराज़ हैं। तो अब वहाँ के कुछ चैनल जिस तरह से अब उस न्यूज़ को प्रेजेंट कर रहे हैं, तो वो अपने हिसाब से प्रेजेंट कर रहे हैं। उसमें आपका वही हाल है कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। आप वहाँ जो जीत जाएगा, आपको सिर्फ खबर देनी वहाँ की कि भाई फला इंसान जीत गया, इतने वोट मिले। अभी जिस तरह से जो खबर आ रही है, तो ट्रम्प काफ़ी आगे चल रहे हैं, कमला हैरिस थोड़ा पीछे चलने, उनको जो है 267 का है, इनका 216 का है कमला हैरिस का। अब इसमें कौन सा मीडिया चैनल किस तरह के बयान दे रहा है, उस पर अगर कोई बोलेगा तो अब जब आप इस तरह की चीज़ें करते हैं, अगर कोई बाहरी कोई कुछ बोल देता तो आप कहते हैं हमारा इंटरनल मामला है, अब इसमें मत बोलिए। लेकिन जब आप बाहर के किसी चैनल के बारे में, किसी जो मीडिया हाउसेज हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं और आप इस तरह से बोल रहे हैं, तो आप कह रहे हैं कि अब अगर उसने कोई एक्शन ले लिया तो आप क्या करेंगे। आपका तो काला चिट्ठा बहुत लंबा लिखा हुआ है। अभी कोई भी बैठेगा 1 घंटे में आपकी सारी जितने भी वीडियोज है, जितने भी ट्वीट्स सारे निकाल के रख देगा, उस वक्त आप क्या करेंगे। जी बिल्कुल। झारखंड में जो चुनावी प्रचार हो रहे हैं, कल योगी आदित्यनाथ गए थे, उन्होंने लोगों से अपील की थी कि आप अगर जातियों में बटे तो कहीं ना कहीं हम उसमें हल्के हो जाएंगे और आने वाले समय में हमारे घर में शंख और वो जो शंख होते हैं या जो कथाएं होती हैं वो नहीं होने देंगे। और उन्होंने कहा कि अगर हम एक हो जाएंगे तो ये जो पत्थरबाज हैं वो हमारे घरों में झाड़ू लगाते हुए नजर आएंगे। तो वहीं पर उन्होंने जिस तरह से ये जो बयान देते हैं, योगी आदित्यनाथ हो गए, ये गिरिराज सिंह, तो कहीं ना कहीं वो लोगों को बांटने का ही काम कर रहे हैं। जिस तरह से उन्होंने हरियाणा में जो चुनाव प्रचार किया था, एक नारा दिया था, बटोगे तो कटोगे। तो मेरा तो ये कहना है कि आप बांटने का काम ही क्यों कर रहे हैं। अगर आप दूसरे समुदाय को बोलते हैं, जैसा कि उन्होंने कुछ दिन पहले भी बोला था, एक भाजपा के नेता हैं, कि मुसलमानों में कई सारे फिरके हैं, लेकिन वो अगर जब धर्म की बात होती है तो वो आपस में मिल जाते हैं। लेकिन हमारे हिंदू समुदाय के लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। अगर उनसे पूछा जाए कि आप उनको जो है जातियों में बांटने वाला कौन है, आप ही है ना। जब मंदिर में जो है दलित जाते हैं तो आप उनको घुसने नहीं देते हैं, अगर वो घुस भी जाते हैं तो आप मंदिर को धुलवाते हैं, उनको मारते हैं, पेड़ों से बांधकर पीटते हैं, जैसा कि वो इंसान ही नहीं। यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी अगर मंदिर में जाते हैं तो उनके बाद मंदिर धुलवाया जाता है। जी जी जी, उनका शुद्धिकरण होता है, मंदिर शुद्धिकरण हुआ था। तो आपके तो उसमें इतनी सारी चीजें हैं पहले से ही, उसमें कोई बोल के क्या करेगा। जी, जब चुनाव ही आते हैं तभी आपको जो दलित समुदाय है, जो दूसरे समुदाय हैं, उनकी ही याद क्यों आती है। एक दलित बच्चे ने जो है पानी पी लिया था जाके, तो उसको पकड़ के इतना मारा कि उसकी मौत हो गई। मंदिर के जो एरिया था उसी में वो लगा हुआ था हैंडपंप का मामला था जी। और उसने पानी पी लिया था तो उसको इतनी मतलब उससे मारा कि वो मर गया। तो आप अपने तो देखिए पहले अपने यहाँ क्या हो रहा है, और जब इलेक्शंस आते हैं तो आपको दलित याद आता है, लेकिन उससे पहले जब कोई ऐसा केस होता है तो आप कुछ बोलते नहीं हो उस पर। हाँ ठीक है, सख्त कार्रवाई की, क्या कार्रवाई की गई इसके बारे में कभी सामने नहीं आया। जी, अगर आपको अपने धर्म की इतनी ही चिंता है, क्योंकि आप एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए इंसान हैं, आपको सिर्फ अपने धर्म की चिंता नहीं होनी चाहिए, पूरे समाज की चिंता होनी चाहिए। और अगर खास करके अपने धर्म की चिंता है तो वो आप दलित और जो दूसरी जातियां आती हैं उनको जोड़कर रखिए। उनको जोड़कर रखेंगे तभी लोग आपके साथ आएंगे। और लोगों के मन में जिस तरह से आप नफरत फैला रहे हैं वो नफरत ना फैलाएं, वही देश के हित में सर्वोपरि होगा। तो जैसा कि नाज़रीन आपने देखा कि हमने आपको न्यूज़पेपर के ज़रिए हम खबरों से रूबरू कराया है। ऐसे ही ज़रूरी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे साथ इस प्रोग्राम से जुड़े रहें। और अगर आपकी इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी राय है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। इसी के साथ हमारा प्रोग्राम ये ख़त्म होता है। मुझे और मेरे साथी अशर यासिर को दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।